नमस्कार। अभी पिछले दिनों बहुचर्चित फिल्म बाहुबली के निर्माता निर्देशक राजामौली की नई फिल्म RRR का टीजर रिलीज हुआ। निर्देशक के अनुसार RRR के तमिल, तेलुगु, मलयालम, हिंदी, अंग्रेजी में अलग अलग अर्थ हैं। जैसे भारतीय भाषाओं में लगभग कॉमन है रौद्रम रणम रुधिरम अर्थात गुस्सा, युद्ध, रक्त, या अंग्रेजी में राइज रोर रिवोल्ट अर्थात उठो, गरजो, विद्रोह करो। चूंकि बॉक्स ऑफिस सुपरहिट बाहुबली के बाद यह राजामौली की पहली फिल्म है, अतः स्वाभाविक ही लोगों को बहुत जिज्ञासा है फिल्म को लेकर। वैसे भी फिल्म एक साथ तमिल, तेलुगु, मलयालम, हिंदी, अंग्रेजी में प्रसारित होने जा रही है। यूं तो फिल्म की कहानी पूरी तरह काल्पनिक है, किंतु इसमें पात्र वास्तविक लिए गए हैं, और वो भी भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू और गोंड बनवासी नायक कोमाराम भीम, जिन्होंने क्रमशः ब्रिटिश राज और हैदराबाद निजाम के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। मजे की बात देखिए इस फिल्मी दुनिया की कि इन दोनों को समकालीन ही नहीं तो मित्र बताया गया है, जबकि अल्लूरी सीताराम राजू को तो गोली मारी गई 4 जुलाई 1924 को और कोमाराम भीम का सक्रिय कार्यकाल रहा 1928 से 1940 तक। इसके अतिरिक्त लिब्रांडुओं को संतुष्ट करने के लिए एक और घिनौनी हरकत की गई जो फिल्म के टीजर में दिखाई दे रही है। गोंड जनजाति के कोमाराम भीम ने आजीवन संघर्ष किया निजाम हैदराबाद से, जबकि उन्हें मुस्लिम जालीदार टोपी पहने दिखाया गया है। तो हमने भी सोचा कि अपने मित्रों को इसी बहाने इन दोनों महानायकों की वास्तविक जानकारी तो दे ही दें, क्योंकि आंध्र और तेलंगाना के बाहर इन दोनों को थोड़ा कम ही जाना जाता है। तो शुरुआत करते हैं अल्लूरी सीताराम राजू से। 1857 के असफल प्रयत्न के बाद भी अंग्रेजी उपनिवेशवाद के विरुद्ध देश भर में चिंगारी भड़कती रही, देशभक्ति के ज्वार उठते रहे। ऐसा ही एक प्रसंग है मद्रास वन अधिनियम के विरुद्ध 1922 में हुआ रामपा विद्रोह। अंग्रेजों ने इस काले कानून के द्वारा आंध्र प्रदेश के वनवासी समुदाय की वनों में पहुंच को ही प्रतिबंधित कर दिया था। भारत के राष्ट्रवादी क्षितिज पर ज्वाजल्यमान नक्षत्र अल्लूरी सीताराम राजू ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। विचार कीजिए, महज 27 वर्ष की उम्र में सीमित संसाधनों वाले गरीब, अनपढ़ आदिवासियों द्वारा शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ चलाए जाने वाले सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व करना क्या कोई आसान काम था? उन्होंने 1882 में अंग्रेजों द्वारा लागू किए गए मद्रास फॉरेस्ट एक्ट के खिलाफ बहुचर्चित रामपा विद्रोह का नेतृत्व किया। इस एक्ट के तहत स्थानीय आदिवासी समुदाय, विशेष रूप से कोया जनजाति का वन प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया था, जो जंगलों में पहुंचकर अपनी पारंपरिक पोडू कृषि प्रणाली से खेतीबाड़ी करते थे, जिसमें दलदल जैसे वृक्ष रहित क्षेत्र का या पहाड़ की तलहटी में छोटे झाड़ झंखाड़ जलाकर उस भूमि का उपयोग किया जाता था। यह खेती किसी एक निश्चित स्थान पर नहीं होती थी। वनवासी जहां जलाने योग्य अनुपयोगी झाड़ देखते उन्हें जलाते और उसकी राख में ही खेती करते। इससे जंगल भी सुरक्षित रहता था और उनकी आजीविका भी चलती रहती थी। लेकिन अंग्रेजों को तो जंगल का दोहन करना था, जंगल काटकर उसकी लकड़ी से फर्नीचर बनाने थे। अतः जब वनवासियों का जंगल प्रवेश ही रोक दिया गया तो भला जंगल पुत्र वनवासी कैसे सहन करते? उन्होंने पुलिस स्टेशनों पर छापे मारे, उनके हथियार और गोला बारूद लौटे और फिर शुरू की मियाँ की जूती मियाँ के सर वाली नीति। ब्रिटिश पुलिस अधिकारियों को शिकार बनाना रोज की बात हो गई। देखते ही देखते सीताराम मान्यम वीरुडू अर्थात जंगल के नायक के नाम से विख्यात हो गए।
हालांकि राजू के शुरुआती जीवन के विषय में कुछ अधिक ज्ञात नहीं होता, लेकिन अधिकांशतः आम सहमति है कि उनका जन्म आंध्र प्रदेश के वर्तमान विशाखापत्तनम जिले के पांडरंगी गांव में 4 जुलाई 1897 को हुआ था। उनके पिता वेंकटरामा राजू और माता सूर्य नारायणम्मा मूल रूप से पश्चिम गोदावरी जिले के मोगल्लू के रहने वाले थे। उनकी एक बहन सीताम्मा और एक भाई सत्यनारायण राजू भी थे। जब राजू सिर्फ 6 साल के थे तभी उनके पिता का स्वर्गवास हो गया। उनके चाचा रामकृष्ण राजू ने ही परिवार की देखरेख की। उनकी पढ़ने लिखने में ज़्यादा रुचि नहीं थी और 18 वर्ष की आयु में ही उन्होंने सांसारिक मोह माया को छोड़कर संन्यास ले लिया। उस समय आज की तरह पूर्वी और पश्चिमी गोदावरी जिले नहीं थे। उस संयुक्त गोदावरी क्षेत्र के जंगलों और पहाड़ियों में ही वे अक्सर साधना करते दिखाई देते। स्थानीय वनवासी समुदाय के बीच उनकी साधना और तपस्या के कारण उनको प्राप्त चमत्कारिक सिद्धियों की चर्चा होती व भक्तिभाव बढ़ता जाता। जब वह अपमानजनक मद्रास फॉरेस्ट एक्ट लागू हुआ तो यह संत भी अपने लोगों के लिए अंग्रेजों से संघर्ष को तत्पर हो गया। वनवासी अपने उदर पोषण के लिए सरकारी ठेकेदारों के गुलामवत मजदूर बनने को विवश हो गए थे। जहां उनको वाजिब मजदूरी तो मिलती ही नहीं थी, उनके साथ गुलामों की तरह व्यवहार होता। निर्दयता से मारपीट और महिलाओं का दैहिक उत्पीड़न आम बात थी। यह सब देखकर राजू का सन्यासी मन क्रोध से भर गया और जल्द ही इस आंदोलन के नेतृत्व का भार भी उनके ही कंधों पर आ गया। 1920 में शुरुआत तो असहयोग जैसे गांधीवादी तरीकों से हुई। उन पर गांधी जी के विचारों का प्रभाव पड़ा और उन्होंने आदिवासियों को मद्यपान छोड़ने तथा अपने विवाद पंचायतों में हल करने की सलाह दी। किंतु 1922 आते आते जनजातीय समुदाय को यह समझ में आ गया कि अहिंसा के रास्ते पर चलकर धूर्त अंग्रेजों से मुक्ति संभव नहीं है और यह आंदोलन उग्र हो गया। राजू के नेतृत्व में गामा बंधु गैंटम डोरा और मल्लू डोरा, कांकीपति पड़ालू, अंगी राजू उनके कुछ भरोसेमंद लेफ्टिनेंट थे। क्षेत्र के गांवों में बसे स्थानीय लोगों की सहानुभूति पूरी तरह आंदोलन के साथ थी। औपनिवेशिक पुलिसकर्मियों पर घात लगाकर हमला करना आसान था क्योंकि वे लोग क्षेत्र से अनजान थे। 22 अगस्त 1922 को विशाखापत्तनम एजेंसी क्षेत्र में चिंतपल्ली पुलिस स्टेशन पर इसी तरह हमला किया गया, जिसमें राजू के नेतृत्व में 300 से अधिक क्रांतिकारी वनवासी शामिल हुए। वहां मौजूद अभिलेखों को फाड़ दिया गया और हथियारों और गोला बारूद को वहां से उठा लिया गया। 11 बंदूकें, 5 तलवारें, 1390 कारतूस वहां से निकाल लिए गए थे। इसके बाद कृष्णा देवी पेटा और राजा ओमांगी पुलिस स्टेशनों पर भी इसी तरह के हमले किए गए। इन हमलों में शस्त्रागार पर कब्जा कर बड़े पैमाने पर हथियार लूट लिए गए। पुलिस को हर बार उनकी संगठित शक्ति के सामने पराजित होकर भागना पड़ा। स्थिति यह हो गई कि सरकार ने थानों में हथियार रखना ही बंद कर दिया। ब्रिटिश अधिकारियों के नेतृत्व में विशाखापत्तनम, राजामुंद्री, पार्वतीपुरम और कोरापट से रिजर्व पुलिस कर्मियों की एक बड़ी टुकड़ी इन क्षेत्रों में पहुंची, किंतु 24 सितंबर 1922 को क्रांतिकारियों के साथ लड़ाई में 2 अंग्रेज अधिकारी कैबार्ड और हैदर मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। इस जीत के बाद आंदोलनकारियों का मनोबल और बढ़ गया तथा आम जन भी पूरी तरह से राजू और उनकी टीम के समर्थन में आ गए। राम पचोड़वरम पुलिस स्टेशन पर 19 अक्टूबर को हुए हमले के बाद, उस हमले के बाद तो अल्लूरी सीताराम राजू एक लोक नायक बन गए थे। उन्हें पकड़ने के लिए बड़े सैन्य बल के साथ सैंडर्स को कमान सौंपी गई, लेकिन सैंडर्स को भी मुंह की खानी पड़ी।
अंत में मान्यम क्षेत्र में स्पेशल कमिश्नर रदरफोर्ड को राजू को पकड़ने के लिए नियुक्त किया गया। उसने राजू के सबसे बहादुर लेफ्टिनेंट में से एक अंगी राजू को भीषण मुठभेड़ के बाद पकड़ लिया और अंडमान निकोबार में काला पानी के लिए भेज दिया गया। रदरफोर्ड ने एक आदेश भेजा कि यदि राजू ने 1 हफ्ते में आत्मसमर्पण नहीं किया तो मान्यम क्षेत्र के लोगों को सामूहिक रूप से कत्लेआम कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। राजू दहल गए। वे नहीं चाहते थे कि आदिवासी उनकी खातिर पीड़ित हों और उन्होंने सरकार के सामने आत्मसमर्पण करने का फैसला किया और 7 मई 1924 को उन्होंने स्वयं सूचना भेज दी कि वह कोय्यूर में हैं। उसी दिन उन्हें पकड़कर एक वरिष्ठ ब्रिटिश अधिकारी गुडाल ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। उनको कोयूरी गांव में पहले एक पेड़ से बांध दिया गया और उन पर गोलियां चलाकर मौत के घाट उतार दिया। वर्तमान में विशाखापत्तनम जिले के कृष्णा देवी पेटा गांव में आज भी उनकी समाधि स्थित है। पूर्वांचल में स्वतंत्रता संग्राम के इस प्रसिद्ध नायक के जन्मदिन को वार्षिक राज्योत्सव के रूप में मनाया जाता है और उनके जीवन पर एक लोकप्रिय तेलुगु फिल्म भी पहले ही बन चुकी है। स्वातंत्र्य साप्ताहिक पत्रिका कृष्णा पत्रिका व सत्याग्रही ने उस समय अल्लूरी सीताराम राजू को एक और शिवाजी, राणा प्रताप, एक और जॉर्ज वाशिंगटन कहा। यहाँ तक कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने राजू को श्रद्धांजलि देते हुए कहा था, मैं राष्ट्रीय आंदोलन के लिए अल्लूरी सीताराम राजू की सेवाओं की प्रशंसा करना अपना सौभाग्य मानता हूँ। भारत के युवाओं को उन्हें एक प्रेरणा के रूप में देखना चाहिए। अंग्रेज लेखकों ने भी राजू को एक दुर्जेय गुरिल्ला रणनीतिकार बताते हुए उनकी प्रशंसा की। रामपा विद्रोह को दबाने के लिए उस जमाने में भी सरकार को 40 लाख रुपए से अधिक खर्च करने पड़े थे, जो अपने आप में रामपा विद्रोह की सफलता की निशानी है। लेकिन दुर्भाग्य तो देखिए कि आज़ाद भारत में आंध्र से बाहर कितने लोग उनके बारे में जानते हैं। क्या हम हिंदी भाषियों को इन जैसे महानायकों के बारे में नहीं जानना चाहिए? विचार कीजिए। नमस्कार।